इस डायग्राम की मदद से अब हम देखेंगे हमारा कंप्लायंस इंस्पिरेशन में इंक्रीज होता है या एक्सपिरेशन में इंक्रीज होता है। ठीक है, पहले हम इस डायग्राम को गो थ्रू होते हैं, मतलब कि इसको मुआयना करते हैं। अब देखते हैं, ये आप नीचे वाली साइड देखें तो ये है प्लूरल प्रेशर, और ये जो आपको वर्टिकली 90 डिग्री पे ऊपर वाली साइड पे ये जो आपको दिखाई दे रही है ये है वॉल्यूम। ये नीचे जो आपको -4 -5 -6 ये था प्रेशर। ये जो है 0 0.24 0.50 एंड आगे इसी तरह बढ़ता जा रहा है। ये क्या है? ये है लंग्स वॉल्यूम, नीचे लंग्स प्रेशर है। ठीक है, अब हम देखते हैं ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशन हमारा लंग्स वॉल्यूम कितना है, ये देखें 0 है, और हमारा ये जो प्लूरल प्रेशर कितना है -4 है। ठीक है, अब अगर हम इस प्रेशर को बढ़ाते हैं, ये प्रेशर देते हैं -5 तक, जैसे ही प्रेशर हमने -5 दिया तो ये कर्व जो है ये इंक्रीज हुई है। ये देखें ना, इंस्पिरेशन वाली कर्व इंक्रीज हो रही है और ये यहां तक पहुंच गई है -5 टेम्परेचर पर। अब हम देखते हैं कि ये कर्व कहां बनती है। ये पॉइंट देखें इंस्पिरेशन का, और ये देखें ये प्लूरल प्रेशर के दौरान जो हमने इंस्पिरेशन बढ़ाई है -5 तक ये है, और ये जो लंग्स वॉल्यूम ये देखें ये 0.12 पे आ गया, मतलब 0.12 पे आ गया। ठीक है, ड्यूरिंग हम जब ने प्लूरल इंस्पिरेशन बढ़ाया है कितने सेंटीमीटर, -5 सेंटीमीटर H2O में। ठीक है, तो ये कर्व ड्यूरिंग इंस्पिरेशन इंक्रीज हुई है। एक और चीज आप नोट करें, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन वाली कर्व तो ये जा रही है, तो ये जो दूसरी कर्व है ये कौन सी है? ये भाई ड्यूरिंग एक्सपिरेशन वाली कर्व है, ये जो नीचे आ रही है। ये देखें एक्सपिरेशन जैसे हमने हवा की ये दोबारा 0 तक पहुंच गई। अब ये जो दोबारा 0 तक पहुंच गई है, तो अब हम देखते हैं ये एक्सपिरेशन कर्व ये ज्यादा है या इंस्पिरेशन कर्व ज्यादा है? इंस्पिरेशन कर्व -5 पे कितनी थी? 0.12 बड़ी थी। तो -5 पे एक्सपिरेशन कर्व देखते हैं तो कितनी बड़ी है? ये भाई देखें ये पहुंच गई है 35 पे पहुंच गई है। ये आप नोट करें ना, एक अंदाजा गैस करें, तो ये 0.35 पे पहुंच गई है। ठीक है, समझ आई? तो ये एक्सपिरेशन में बड़ी है। हमने ये स्टडी कर ली है कि ड्यूरिंग इंस्पिरेशन -5 प्लूरल प्रेशर पे कर्व कितनी बड़ी है? 0.12 बड़ी है, मतलब कि 0.12 बड़ी है। और ड्यूरिंग एक्सपिरेशन पे ये कर्व कितनी बड़ी है? 0.35 बड़ी है। इस कर्व का एक और नाम भी है। इस कर्व को जो इंस्पिरेशन वाली कर्व है इसको क्या कह सकते हैं? इन्फ्लेशन कर्व कह सकते हैं। और ये जो एक्सपायरेशन वाली कर्व है इसको क्या कह सकते हैं? डिफ्लेशन कर्व है। ये जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कर्व में कितना डिफरेंस आया है एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन के दौरान लंग्स में, ये जो हमने हवा बाहर निकाली है कितना डिफरेंस आया है इस डायग्राम में देखें। तो ये जो डिफरेंस है इस डिफरेंस का क्या नाम होगा? इस डिफरेंस को कहेंगे हिस्टेरेसिस। समझ आई? डिफरेंस बिटवीन एक्सपिरेशन एंड इंस्पिरेशन इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस। ठीक है, ये किस में? एयर फिल्ड लंग्स की हम बात कर रहे हैं, जिसमें हवा हम इंस्पायर एक्सपायर कर रहे हैं। ठीक है, ओके, एक दफा फिर इस डायग्राम को देखें। पाथ ऑफ इंस्पिरेशन ये जो ऊपर वाला जा रहा है कर्व, और पाथ ऑफ एक्सपिरेशन ये जो कर्व नीचे आ रही है। ठीक है, दोनों डिफरेंस हैं, सेम नहीं है। इट्स मीन वॉल्यूम चेंज डेल्टा वी, वॉल्यूम चेंज ऑफ लंग्स ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, एंड डेल्टा पी वॉल्यूम चेंज ड्यूरिंग एक्सपिरेशन इज डिफरेंस, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस। ओके, हम जानते हैं कि हमारा टॉपिक है कंप्लायंस। अब इस इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन को कंपेयर करते हैं कंप्लायंस में। अब हम देखते हैं कि ड्यूरिंग इंस्पिरेशन हमारी कंप्लायंस ज़्यादा होगा या ड्यूरिंग एक्सपिरेशन कंप्लायंस ज़्यादा होगा। मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं वो ये तस्वर करते हैं कि जब हम सांस ले रहे हैं तो हमारा लंग्स एक्सपेंड हो रहा है, तो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन हमारा कंप्लायंस भी ज़्यादा होगा। हालांकि ऐसा नहीं होता, कंप्लायंस हमेशा हमारा ज़्यादा होगा ड्यूरिंग एक्सपिरेशन। ये अब मैंने क्या बात कर दी, तो सुने ये कैसे होता है। वाई द डिफरेंट ऑफ कंप्लायंस लंग, ये कंप्लायंस कर्व क्यों डिफरेंट होती है? कंप्लायंस कर्व ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड ड्यूरिंग एक्सपिरेशन एब्सोल्युटली डिफरेंट। हम पीछे पढ़ चुके हैं, एक दफ़ा इसे फिर देखते हैं। वाई दिस डिफरेंट हैपेंड, ये क्यों हैपेंड होता है? ये हैपेंड होता है दिस डिफरेंस बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन हम पीछे पढ़ चुके हैं सरफेक्टेंट में, लेकिन इधर भी मैं आपको पढ़ा देता हूं। सरफेस टेंशन क्या होती है? सरफेस टेंशन कोलैप्सिंग फोर्स होती है। ठीक है, सरफेस टेंशन ऑफ लंग्स चेंज ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन। सरफेस टेंशन ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन चेंज होती है। कैसे चेंज होती है वो भी हम स्टडी करते हैं। कंप्लायंस इज मोर
ड्यूरिंग इंस्पिरेशन और ड्यूरिंग एक्सपिरेशन। कंप्लायंस इंस्पिरेशन के दौरान ज्यादा होगा या एक्सपिरेशन के दौरान ज्यादा होगा? हमारा क्वेश्चन ये था। कंप्लायंस इज मोर ड्यूरिंग एक्सपिरेशन। कंप्लायंस कब ज्यादा होगा? एक्सपिरेशन के दौरान। ये जो एक्सपिरेशन वाली कर्व है, यहां हमने देखा है कि कंप्लायंस ड्यूरिंग एक्सपिरेशन ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, कैसे ज्यादा होता है, किस वजह से ज्यादा होता है, वो हम स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि लंग्स का वॉल्यूम ड्यूरिंग इंस्पिरेशन इंक्रीज होता है जब ये कर्व ऊपर जा रही है, इंक्रीज होता है 0.12, और जब ये कर्व नीचे आ रही होती है, डिफ्लेट हो रही होती है ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, तो लंग्स का वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ है, ये देखिए आप 0.35। ठीक है, इसका मतलब है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन जो हमारा कंप्लायंस इंक्रीज हुआ है वो है 0.12, जो कि कम है ड्यूरिंग एक्सपिरेशन जो कंप्लायंस इंक्रीज हुआ है 0.35 से। इस वजह से ड्यूरिंग एक्सपिरेशन कंप्लायंस ज्यादा होता है। इसको मद्देनजर रखते हुए हम देखते हैं कि लंग्स का कंप्लायंस कैसे इंक्रीज होगा, कैसे डिक्रीज होगा। अब देखते हैं ड्यूरिंग इंस्पिरेशन लंग्स का कंप्लायंस क्यों डिक्रीज होता है। नंबर 1, जो हमारा सरफेक्टेंट है वो क्या चीज़ है, पहले सरफेक्टेंट को पढ़ते हैं ना। सरफेक्टेंट डिक्रीज द सरफेस टेंशन। ठीक है, कैसे सरफेक्टेंट डिक्रीज करता है वो भी साथ साथ पढ़ेंगे। सरफेस टेंशन इज कोलैप्सिंग फोर्स। सरफेक्टेंट क्या होता है, हमारे एल्वियोलस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सरफेक्टेंट को कौन प्रोड्यूस करता है? सरफेक्टेंट को प्रोड्यूस करते हैं टाइप 2 एल्वियोलर एपिथेलियल सेल या टाइप 2 न्यूमोसाइट भी इसे कहते हैं। ठीक है, जैसे वो प्रोड्यूस करते हैं तो इससे ऊपर क्या प्रेजेंट होता है सरफेक्टेंट से, ये है सरफेक्टेंट, इससे ऊपर क्या प्रेजेंट है, एयर है और वाटर है। एयर और वाटर आपस में इंटरफेयर्स करती हैं, मतलब कि मिलाप करती हैं, तो क्या प्रोड्यूस होती है, सरफेस टेंशन होती है, और यही सरफेस टेंशन है कोलैप्सिंग फोर्स। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे एल्वियोलस में कैसे सरफेक्टेंट इंक्रीज डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से कंप्लायंस इंक्रीज डिक्रीज होता है। ठीक है, पहले आप देखें, ये डायग्राम नंबर ए है। ठीक है, इसमें आपने ये देखा है कि सरफेक्टेंट कैसे इंक्रीज डिक्रीज हुआ है। ये है डायग्राम नंबर बी। डायग्राम नंबर बी में देखें ड्यूरिंग इंस्पिरेशन कैसे कंप्लायंस डिक्रीज होता है। ठीक है, वाई कंप्लायंस डिक्रीज ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। ये आप देखें, ये सरफेक्टेंट है, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन क्या हुआ है, हमारे जो एल्वियोलाई है ना, या सिंगल एल्वियोलस, हमारे जो एल्वियोलाई है उनका साइज क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। जैसे उनका साइज इंक्रीज हुआ है, सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर हो गए। अमाउंट उनकी वही है, लेकिन क्योंकि साइज इंक्रीज हुआ है तो इस वजह से वो दूर हो गए हैं, तो सरफेक्टेंट डिक्रीज हो गया है। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा एरिया को अब कवर नहीं कर सकता, पहले थोड़े एरिया को इजीली कवर कर लिया था, जिसकी वजह से सरफेस टेंशन भी इंक्रीज हो गई है। सरफेस टेंशन क्या है, कोलैप्सिंग फोर्स है, कोलैप्सिंग फोर्स भी इंक्रीज हो गई है, जिसकी वजह से स्ट्रेचेबिलिटी डिक्रीज हो गई है और कंप्लायंस डिक्रीज हो गया। समझ आई? अब हम पढ़ते हैं ड्यूरिंग एक्सपिरेशन हमारा कंप्लायंस कैसे इंक्रीज होता है। हम जानते हैं कि जो हमारे एल्वियोलाई हैं, ड्यूरिंग एक्सपिरेशन हम हवा बाहर निकालते हैं तो हमारे एल्वियोलाई का साइज डिक्रीज होता है। जैसे हमारे एल्वियोलाई का साइज डिक्रीज होता है तो ये जो सरफेक्टेंट है, सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जिसकी वजह से सरफेक्टेंट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अमाउंट नहीं इंक्रीज होती, उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे से करीब आ जाते हैं तो उनकी ताकत इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो सरफेस टेंशन थी जो कोलैप्स कर रही थी वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सरफेस टेंशन डिक्रीज होगी तो सरफेस टेंशन है कोलैप्सिंग फोर्स है, कोलैप्सिंग फोर्स डिक्रीज हो जाएगी तो लंग्स एक्सपेंड होगी, इजीली एक्सपेंड हो सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेचेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से ये जो कंप्लायंस है ये इंक्रीज हो जाता है। यही हमने पढ़ा है। ओके, समझ आ गई? एक्सपेंसिबिलिटी ऑफ द लंग्स इज कॉल्ड कंप्लायंस, मतलब कि लंग्स के एक्सपेंड होने की हालत को कंप्लायंस कहते हैं। यही हमने पढ़ा था, और हमने वो जो पढ़ा था कंप्लायंस का, जब एक्सपिरेशन के दौरान हमने जो कर्व निकाली थी वो निकली थी 0.35 ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, इस वजह से कंप्लायंस इंक्रीज है। यही बात है कि ड्यूरिंग एक्सपिरेशन कंप्लायंस इंक्रीज होता है। ओके, अब हम देखते हैं ड्यूरिंग इंस्पिरेशन कंप्लायंस कैसे डिक्रीज होता है। हम जानते हैं कि ये जो हमारा एल्वियोलस है, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन जब हम हवा लेते हैं तो एल्वियोलस का साइज इंक्रीज हो गया है। ये एल्वियोलस है, इसका साइज इंक्रीज हो गया है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सरफेक्टेंट प्रेजेंट होता है। जैसे एल्वियोलस का साइज इंक्रीज हुआ है तो सरफेक्टेंट की जो अमाउंट है वो डिक्रीज हो जाएगी। ये देखिए आप, सरफेक्टेंट की अमाउंट डिक्रीज हुई है। जैसे ही सरफेक्टेंट की अमाउंट डिक्रीज हुई है तो हमें पता है सरफेक्टेंट क्या करता है, सरफेस टेंशन को डिक्रीज करता है। जब सरफेक्टेंट की अमाउंट ही जो है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाएगी, कोलैप्सिंग फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि
सरफेस टेंशन को ही कहते हैं कोलैप्सिंग फोर्स। कोलैप्सिंग फोर्स इंक्रीज हो जाएगी, जो लंग्स की स्ट्रेचेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज हो जाएगी? क्योंकि लंग्स कोलैप्सिंग फोर्स में आ गए हैं, सो कंप्लायंस डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं ड्यूरिंग एक्सपिरेशन। ड्यूरिंग एक्सपिरेशन देखें तो एल्वियोलर का साइज क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि हम हवा बाहर निकालते हैं। जैसे एल्वियोलस का साइज डिक्रीज होता है तो सर्फेक्टेंट की अमाउंट इंक्रीज हो जाती है, वही सर्फेक्टेंट एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, तो इस तरह सर्फेक्टेंट की अमाउंट इंक्रीज हो जाती है। अमाउंट मिकदार में इंक्रीज नहीं होती, क्योंकि करीब आ जाते हैं तो उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है, ताकत इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से सरफेस टेंशन भी क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। कोलैप्सिंग फोर्स भी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि सर्फेक्टेंट सरफेस टेंशन को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, और इसकी वजह से कंप्लायंस इंक्रीज हो जाता है, स्ट्रेचेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। इस वजह से ड्यूरिंग एक्सपिरेशन कंप्लायंस इंक्रीज हो जाता है, वो है 0.35। ओके, ये जो वैल्यू है 0.12 और 0.35 ये सिर्फ समझाने की हद तक है, ये रियल में इतनी वैल्यू नहीं होती। ठीक है भाई, सरफेस टेंशन इंक्रीज डिक्रीज होती है सर्फेक्टेंट की वजह से। जब सर्फेक्टेंट के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब होंगे तो ये जो सरफेस टेंशन है डिक्रीज होगी। जब सर्फेक्टेंट के मॉलिक्यूल एल्वियोलस के अंदर एक दूसरे से दूर होंगे तो ये जो सरफेस टेंशन है इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, बेसिकली सर्फेक्टेंट बचाता है हमारे एल्वियोलस को कोलैप्स करने से, और ये जो सरफेस टेंशन है ये तो हर वक्त एल्वियोलस को कोलैप्स करने के चक्कर में रहती है कि सर्फेक्टेंट की मिकदार खत्म हो, कम हो, तो एल्वियोलस को कोलैप्स करें। ठीक है, इस वजह से कंप्लायंस इस पे डिपेंड करता है, सर्फेक्टेंट पे इंक्रीज और डिक्रीज पे और कोलैप्सिंग फोर्स पे। स्पेसिफिक कंप्लायंस, द टर्म स्पेसिफिक कंप्लायंस इज इंट्रोड्यूस्ड टू असेस द स्टिफनेस ऑफ लंग टिश्यू मोर एक्यूरेटली। वो कह रहा है ये जो टर्म यूज हुई है स्पेसिफिक कंप्लायंस, ये जो किस्म है स्पेसिफिक कंप्लायंस, इसको मुतारिफ करवाया गया है किसके लिए? लंग्स के टिश्यू की स्टिफनेस, सख्ती को मोर ज्यादा एक्यूरेटली, मोर ज्यादा दुरुस्त सतह पर मुहैया करने के लिए जो टर्म यूज हुई है वो है स्पेसिफिक कंप्लायंस। स्पेसिफिक कंप्लायंस इज द कंप्लायंस पर लीटर ऑफ लंग्स वॉल्यूम। ये जो है 1 लीटर ऑफ लंग्स के वॉल्यूम के कंप्लायंस को स्पेसिफिक कंप्लायंस कहते हैं। ठीक है, इट इज यूजली रिपोर्टेड फॉर एक्सपिरेशन एट फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। इसको किस सतह पर रिपोर्ट किया जाता है मेजर करने के लिए? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी पर। इट इज द कंप्लायंस डिवाइडेड बाय फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। इस जो कंप्लायंस है इसको डिवाइड किया गया है किस बेस पे? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी पे। स्पेसिफिक कंप्लायंस ऑफ लंग्स का फार्मूला देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं फार्मूला स्पेसिफिक कंप्लायंस ऑफ लंग्स का, इज इक्वल टू कंप्लायंस ऑफ लंग्स, नीचे लाइन लगाए फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ये है इसका फार्मूला। इसका क्या मतलब है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी का? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम को कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। क्या मतलब है? समझ नहीं आई? ये आप लाइन देखें, ये लाइन जो ऊपर जा रही है इंस्पिरेशन, सांस हम अंदर लेते हैं, ये लाइन नीचे जा रही है मतलब कि हम हवा बाहर निकालते हैं, एक्सपिरेशन, फिर इंस्पिरेशन, फिर एक्सपिरेशन। जब हम मैक्सिमम इंस्पिरेशन करते हैं तो लाइन बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है। ये आप देखें इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इसको कहते हैं। फिर ये नॉर्मल आ गई इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, ये दोबारा टाइडल वॉल्यूम पे आ गई। जब हम बहुत ज़्यादा एक्सपिरेशन करते हैं, नॉर्मल से ज़्यादा हवा हम बाहर निकालते हैं, ये नॉर्मल से ज़्यादा हवा बाहर निकाली है, तो ये है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, ये एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और वो वॉल्यूम जो हवा हम बाहर निकाल ही नहीं सकते उसे कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। इसको कहते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो हमने हवा ज़रूरत से ज़्यादा बाहर निकाल दी है अपनी जोर लगा के, फोर्स लगा के, और जो हवा हम निकाल ही नहीं सकते लंग से बाहर, उसे रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। इन दोनों को, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम को क्या कहते हैं? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ओके, अब स्पेसिफिक कंप्लायंस को कैसे मेजर कर सकते हैं? सबसे पहले आपने कंप्लायंस ऑफ लंग्स की वैल्यू लिखनी है, डिवाइड कर देना है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी पे, तो आपके पास स्पेसिफिक कंप्लायंस आ जाएगा। ओके, डन। अब हम स्टडी करते हैं मेजरमेंट ऑफ कंप्लायंस। हमने 2 कंप्लायंस पढ़े थे, स्टैटिक कंप्लायंस, डायनेमिक कंप्लायंस। हम दोनों को मेजर करेंगे। पहले हम पढ़ते हैं नंबर 1, मेजरमेंट ऑफ स्टैटिक कंप्लायंस को हम कैसे मेजर करेंगे? टू मेजर द स्टैटिक कंप्लायंस, द सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू इंस्पायर एयर पेरियोडिकली एट रेगुलर स्टेप फॉर ए स्पायरोमीट्री। हम इसमें क्या कहेंगे? स्पायरोमीट्री एक टेस्ट होता है। ठीक है, क्या करेंगे हम जो पेशेंट होगा उसको कहेंगे कि स्पायरोमीट्री होगा, पाइप होगा, वो एक पीछे उसका प्रोसीजर होता है। आप ये देख रहे हैं, ये स्पायरोमीट्री की पूरी पिक दिखाई गई है। ठीक है, इस पार्ट को कहते हैं स्पायरोमीट्री। ये है स्पायरोमीट्री का पाइप, ये हम मुंह में इनटेक करेंगे, मुंह में लगाएंगे। ठीक है, जैसे ही हम मुंह में ये स्पायरोमीट्री का पाइप लगाएंगे, हम पेशेंट को कहेंगे हवा भाई अंदर लो। जैसे वो अंदर लेगा,
इन ईच स्टेप ए नोन वॉल्यूम ऑफ एयर इज इंस्पायर, हर स्टेप में वो क्या करेगा, एयर को इनटेक करेगा। एट द एंड ऑफ ईच स्टेप, हर स्टेप के बाद इंट्रापुलर प्रेशर इज मेजर बाई ऑफ एसोफेजियल बलून, एसोफेजियल बलून की मदद से, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एसोफेजियल बलून, ये जो पाइप आ रहा है ना, ठीक है, प्रेशर मेजर करेगा इंट्रापुलर प्रेशर, ये जो आपकी इंट्राविस्रल लेयर की कैविटी में होता है, वो प्रेशर कौन मेजर करेगा, एसोफेजियल बलून की मदद से हम इंट्रापुलर प्रेशर मेजर करेंगे, ठीक है। देन द एयर इज एक्सपायर इन स्टेप अनटिल द वॉल्यूम रिटर्न टू ओरिजिनल प्री इंस्पिरेटरी लेवल, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, पेशेंट को कहेंगे भाई हवा इनटेक करो, स्पायरोमीट्री पाइप उसके मुंह में लगाएंगे, कहेंगे हवा इनटेक करो, हवा इनटेक करेगा, स्टेप बाय स्टेप ऊपर मेजर होता जाएगा, ठीक है, स्पायरोमीट्री के ऊपर। फिर हम कहेंगे एक्सपायर करो हवा, स्टेप बाय स्टेप, जैसे वो एक्सपायर करेगा तो वो हवा बाहर जाएगी। एक और बात बड़ी गौर से सुननी है, वो नोज के थ्रू हवा नहीं लेगा, डायरेक्ट माउथ के थ्रू इंस्पायर एक्सपायर करेगा, नोज के ऊपर हम एक क्लिप लगा देंगे जो हवा को अंदर नहीं जाने देगा, ठीक है। हमने हवा इंस्पायर एक्सपायर स्पायरोमीट्री के अंदर ही करनी है, उस पाइप के थ्रू एक्सपायर करेंगे और स्पायरोमीट्री में जाएगा, और स्पायरोमीट्री में एक क्या लगा हुआ होता है, एक रोल लगा हुआ होता है, ठीक है। वो क्या करता है, वो ऊपर नीचे होता है, और जैसे वो पुली ऊपर नीचे होती है तो हम क्या कर लेते हैं, वाटर जो है ऊपर नीचे होगा स्पायरोमीट्री का, और हम उसकी मदद से मेजर कर लेंगे, ठीक है, प्रेशर। आगे वो बात करता है इंट्रापुलर प्रेशर इज मेजर एट द एंड ऑफ ईच स्टेप, हर स्टेप के बाद इंट्रापुलर प्रेशर मेजर करें, स्टेप बाय स्टेप मेजर करें, पहले 1 लीटर 2 लीटर 4 लीटर 3 लीटर, ये आप ग्राफ देखें, और ये सेकंड में आपको दिखाया गया है कि हर सेकंड में इतना इतना इंस्पायर एक्सपायर हुआ है, ठीक है। आगे अगर हम देखें तो जब हम स्पायरोमीट्री की मदद से इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन करते हैं, स्पायरोमीट्री के अंदर हमें एक कर्व हासिल होती है जिसे कहते हैं प्रेशर वॉल्यूम कर्व। अब स्टडी करते हैं, वैल्यू ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर आर प्लॉटेड टू ऑब्टेन ए कर्व विच इज कॉल्ड प्रेशर वॉल्यूम कर्व। फ्रॉम दिस कर्व कंप्लायंस कैन बी कैलकुलेटेड, इस कर्व की मदद से हम ये जो कंप्लायंस है इसको कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमने जानते थे कि ये जो वॉल्यूम था ऊपर नीचे होगा स्पायरोमीट्री के अंदर, वो स्पायरोमीट्री के अंदर हम नोट कर लेंगे इजीली। दिस कर्व आल्सो शो ए डिफरेंस इन इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, ओके डन, हम पहले पढ़ चुके हैं। नंबर 2 मेजरमेंट ऑफ डायनामिक कंप्लायंस। डायनामिक कंप्लायंस हम कब मेजर करेंगे, डायनामिक कंप्लायंस इज मेजर बाय ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, जब हम नॉर्मल सांस ले रहे होते हैं तो तब हम डायनामिक कंप्लायंस मेजर करेंगे। और डायनामिक कंप्लायंस में क्या चीज़ मेजर करेंगे, लंग्स का वॉल्यूम और एसोफेजियल प्रेशर मेजर करेंगे, जिसे हम कहते हैं इंट्राप्लूरल प्रेशर, ठीक है। एट द एंड ऑफ इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन हम कब मेजर करेंगे, जब हम एंड होगा इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का, जब लंग्स स्टेशनरी कंडीशन में जा रहे होंगे, ठीक है, या स्टेशनरी कंडीशन में होंगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अप्लाइड फिजियोलॉजी में, नंबर 1 इंक्रीज इन कंप्लायंस, नंबर 2 डिक्रीज इन कंप्लायंस। नंबर 1 पढ़ते हैं इंक्रीज इन कंप्लायंस। कंप्लायंस क्यों इंक्रीज होता है, कंप्लायंस इंक्रीज ड्यू टू लॉस ऑफ इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ लंग टिश्यू। कंप्लायंस इस वजह से इंक्रीज होगा जब हमारे लंग्स के टिश्यू एक्सपेंड हो जाए, मतलब कि उनमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए, वो लूज हो जाए, तो हमारा कंप्लायंस इंक्रीज होगा, विच अकर बोथ इन फिजियोलॉजिकल कंडीशन एंड पैथोलॉजिकल कंडीशन। ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन में भी कंप्लायंस इंक्रीज होता है और पैथोलॉजिकल कंडीशन में भी होता है। नंबर 1 फिजियोलॉजिकल कंडीशन कौन सी है, जब बंदे की उम्र बढ़ जाए, जब बूढ़े लोगों में ये कंप्लायंस इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि उनके लंग्स फंक्शन कर करके लूज हो जाते हैं, उनके इलास्टिक टिश्यू ओल्ड एज में, ठीक है। पैथोलॉजिकल कंडीशन क्या है, ये डिजीज है, ये एम्फीसीमा। एम्फीसीमा में पढ़ चुके हैं कि हमारे ये जो टिश्यू होता है इलास्टिक टिश्यू अलास्ट हो जाता है, मतलब कि लूज हो जाते हैं, इनकी स्टिफनेस वीक हो जाती है, जिसकी वजह से एम्फीसीमा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। नंबर 2 डिक्रीज इन कंप्लायंस। कंप्लायंस क्यों डिक्रीज होता है, कंप्लायंस डिक्रीज होता है पैथोलॉजिकल कंडीशन में। अब वो पैथोलॉजिकल कंडीशन पढ़ते हैं। डिफॉर्मिटीज ऑफ थोरैक्स लाइक काइफोसिस। काइफोसिस क्या है, ये जो आपकी रीढ़ की हड्डी है ना, ये आगे की तरफ बेंड हो जाती है, ठीक है, वर्टिब्रा जिसे कहते हैं। ये आगे की तरफ जैसे बेंड होती है तो क्या निकल आता है, कुब निकल आता है, ये पंजाबी लोग जानते होंगे। ये हड्डी जो है आगे की तरफ बेंड हो जाती है, ये जो आप एक देख रहे हैं ये काइफोसिस हो गया, के से काइफोसिस, के की तरह का बेंड हो जाता है बंदा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस क्या है, स्कोलियोसिस कहते हैं एस शेप, ये जो वर्टिब्रा है ना ये एस शेप हो जाती है, ठीक है। साइड वे कर्व ऑफ द स्पाइन, स्पाइन कहते हैं वर्टिब्रा को, ठीक है। इस तरह लेते हैं, रीढ़ की हड्डी का गैर मामूली पसे मंजर का घुमाव, ये गैर मामूली घुमाव ऐसे एस शेप, ठीक है। फाइब्रोटिक प्लूरसी। फाइब्रोटिक मीन थिकनेस और स्केरिंग, स्केरिंग मीन जख्म ऑफ टिश्यू, ठीक है, थिकनेस और स्केरिंग ऑफ द टिश्यू। प्लूरसी मीन
प्लूरा, इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्लूरा रिजल्टिंग इन फाइब्रोसिस। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल, ये जो रेस्पिरेटरी के मसल है ना ये पैरालाइज हो जाएं। नंबर 3 जो हम पढ़ते हैं प्लूरल एफ्यूजन। प्लूरल एफ्यूजन क्या मतलब है? प्लूरल एफ्यूजन का मतलब है कि ये जो हमारे प्लूरा है ना इसमें क्या हो जाता है, फ्लूइड अकामुलेट होता है विसरल और प्लेटर लेयर के दरमियान। ठीक है, इसे कहते हैं प्लूरल एफ्यूजन। अब नॉर्मल थोरैक्स सच एज न्यूमोथोरैक्स हो सकता है, हाइड्रोथोरैक्स, न्यूमोथोरैक्स का मतलब एयर इंटर हो जाना, हाइड्रोथोरैक्स मतलब वाटर इंटर हो जाना, हीमोथोरैक्स मतलब कि ब्लड इंटर हो जाना, पायोथोरैक्स मतलब कि कोई इन्फ्लेमेशन की वजह से पार्टिकल इंटर हो जाना। ठीक है, थैंक्स डियर टॉपिक एंड